हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजू साइट्स चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, मींस डब्ल्यूटीओ की इसकी स्थापना और इसके साथ ही हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए इसकी स्थापना के जो मेन ऑब्जेक्टिव सेट हैं वो किस लिए, मतलब ये किस प्रकार से काम करता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं कि जैसे इस संस्था या इस संगठन की स्थापना कब होती है। हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। और जो इस संस्था की स्थापना है वो मेनली गैट के स्थान पर हम देखते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ में से एक प्रकार से किसके जगह पर स्थापित होता है? गैट। गैट क्या है? हमारा जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड्स। ओके, तो इसको हम देखने के लिए हमें थोड़ा सा मतलब पीछे जाना पड़ेगा। मींस इन 1944 के अराउंड में हम देखते हैं कि एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है यूएसए के हैम्पशायर नामक स्थान पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन के साथ ही उसमें हम देखते हैं कि जो तीन मेनली संगठन है वो अस्तित्व में आती हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात ही हम देखते हैं कि जो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा है हमारा आईबीआरडी, जिसे हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते हैं, एंड थर्ड वन इज जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड्स। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट, टैरिफ एंड ट्रेड्स, ये बेसिकली क्या था कि जो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, उस उद्देश्य के लिए हमारे गैट नामक संस्था अस्तित्व में आती है या इस संस्था की स्थापना होती है। तो समय समय पर देखते हैं कि कुछ समय बाद धीरे धीरे इसके मेन अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होते हैं कि विश्व व्यापार को कैसे संचालित किया जाए, कैसे समन्वित किया जाए। क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संस्था का जो अस्तित्व आता है लगभग, तो देखते हैं कि इसमें हमारे बहुत सारे कंट्री जो उस समय उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का शिकार थे, उससे मतलब स्वतंत्र होते हैं। तो नई नई अर्थव्यवस्थाएं उभर कर सामने आ रही थी। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो अलग अलग मतलब कि जो सम्मेलन या कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बात होती है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच आपस में व्यापार को कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, सही तरीके से जाए, टैरिफ एंड टैक्स है उनको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो इन सब से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो समस्याएं हैं, लगातार इन पर बात होती रही। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये सब जो बातें मतलब हो रही होती हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन जाकर हमें नहीं मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो इन सभी जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, मतलब समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई एक प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, संरचना नहीं है स्थायी, जिससे कि हम इन मुद्दों को सही तरीके से सुलझा सकें। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी 1995 में गैट के स्थान पर हमारा क्या आता है? डब्ल्यूटीओ। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। फिर हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली किन सिद्धांतों या किन ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, क्या सेट किए गए हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ये विश्व में व्यापार बढ़ाने के लिए गैर प्रशुल्की प्रतिबंधों को समाप्त करना है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य पहला क्या है कि विश्व में व्यापार बढ़ाने के लिए जो गैर प्रशुल्की प्रतिबंध है उनको समाप्त करना है। वहीं कृषि, सेवा एवं वस्तु व्यापार जैसे मुद्दों को भी सम्मिलित किया गया। इसमें जो कृषि से संबंधित है, सर्विस सेक्टर से संबंधित है, ट्रेड से जितने भी इशूज हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। और इसके साथ ही देखते हैं कि अनेक देशों ने मतलब मुक्त व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए सब्सिडी कोटा का प्रयोग किया, जिसे विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित किया गया। ये हम आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, एक क्षेत्र यहाँ पे ये आपके डेवलप्ड कंट्रीज है। ओके, इधर नॉर्थ क्षेत्र में, नॉर्थ पोल में यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे क्या है आपके डेवलपिंग नेशन या पुअर कंट्रीज। ठीक है, अभी वो विकासशील की कंडीशन में है। तो चूंकि जो व्यापार है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, तो हमें देखना है कि भाई डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुकी है। तो वहीं जो विकासशील अभी विकास की राह पर मतलब चल रहे हैं, तो वहाँ के जो
किसान हैं या उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, तो इनको हमें एक थोड़ा संरक्षण भी देना है, इनको मतलब सेफ्टी भी प्रदान करना है, ताकि ये जो मतलब डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके उद्योगपति या उनके जो इंडस्ट्री हैं, उसके सामने ये टिक सकें। तो इसके लिए विभिन्न कंट्रीज़ क्या करती हैं, मतलब सब्सिडी और कोटा जैसे जो उपाय हैं, इसका वो प्रयोग करते हैं। कौन? डेवलपिंग कंट्रीज़ या देश, विश्व के जो गरीब देश हैं। ठीक है? वहीं हम देखते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में सेवा का क्षेत्र भी तीव्र से ये अपने विकास की ओर मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इसे भी वार्ताओं में सम्मिलित किया गया। ठीक है? हम देखते हैं 90s के डिकेड में जो सर्विस सेक्टर है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो अब इसमें जो विभिन्न कॉन्फ्रेंसेज़ या सम्मेलन हो रहे होते हैं, तो उसमें हम सर्विस सेक्टर को भी बातचीत में सम्मिलित करते हैं। ठीक है? फिर उसको रेगुलेट कैसे करना है, फिर उसको हम कैसे चीज़ों को और सही तरीके से आगे पूरी विश्व अर्थव्यवस्था में सही योगदान उसका प्रयोग में ला सकते हैं। वहीं देखते हैं कि जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ चुकी थी, इसलिए विकसित देशों में विकासशील देशों को भी मुक्त व्यापार में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। वहीं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात समूचे विश्व में हम देखते हैं कि जो उदारीकरण एवं बाजारवाद के नियमों को स्वीकार किया गया। ठीक है? 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। ठीक है? यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो अब यूएसएसआर की भी जो पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी, देखते हैं कि वो अब क्या हो जाती है, वो जनरली यूरोप केंद्रित, यूरोप या यूएसए सेंटर्ड हो जाती है। अब वहाँ की भी जो इकोनॉमी है, वहाँ पर हम देखते हैं कि उदारीकरण या एक बाजार में जो खुलापन वाली जो स्थिति होती है, वह अब रूस में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये सभी उपरोक्त परिवर्तन हैं, इसके परिणाम स्वरूप गैट जैसे अनौपचारिक बहुपक्षीय मंच के बजाय मुक्त व्यापार को प्रभावित करने के लिए एक अनौपचारिक एवं बाध्यकारी संस्था के निर्माण की आवश्यकता हुई। ठीक है? कि मतलब हमें अब किसी एक ऐसी संस्था या एक ऐसे स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जो इन सभी समस्याओं का सही या स्थायी निदान प्रदान हमें प्रदान कर सके। ठीक है? जो अभी तक हम गैट के माध्यम से नहीं ढूँढ पा रहे थे, उस समस्याओं का जो समाधान नहीं खोज पा रहे थे, अब उस मतलब समाधान हम एक संस्थात्मक संरचना के आधार पर हम उन समस्याओं को जो है उनका निराकरण करेंगे। वहीं देखते हैं कि इसके मेन सिद्धांत कौन-कौन से हैं, तो देखते हैं कि विवाद निवारण समिति, फिर दूसरा है व्यापार नीति समीक्षा समिति, और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, समान मत। समान मत से तात्पर्य क्या है, एक राष्ट्र एक मत। यदि किसी विषय पर कहीं पर कोई चर्चा या कोई भी बात हो रही है, तो उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स कंट्री हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। कोई प्रस्ताव है, कोई मसौदा है, तो उसमें प्रत्येक कंट्री को राइट होगा इक्वल, कि मतलब हर कंट्री उसमें भाग ले और एक देश एक ही मत का प्रयोग करेगा, और उसी मत के आधार पर हमारा जो प्रस्ताव है, वो आगे पारित किया जाएगा। ओके, तो अब के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक करें, और चैनल मतलब आपको बेनिफिशियल कुछ उपयोगी लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।